अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? कतर पर दोबारा हमला किया तो ख़तरनाक हद तक जाने से नहीं हिचकिचाऊंगा, ट्रंप की ईरान को धमकी। इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले रोकने का मुतालबा। अमरीका इसराइल ईरान जंग सालसी का किरदार कैसे मुमकिन होगा? और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है और पाकिस्तान इस पूरे माहौल में अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है? ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जिस तरह का इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, और ख़ुद अमेरिका बहुत सारी चीज़ों में मिसकैलकुलेट कर गया, और ईरान का जो रद्दअमल है और अभी तक जिस तरह ईरान स्टैंड कर रहा है और वो अग्रेसिव है इस पूरी जंगी माहौल में, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। जनरल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। हसन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के और पॉलिसी मेकर हैं। थिंक टैंक्स से अक्सर आप इनकी आप गुफ्तगू सुनते भी हैं और बड़ा खुल के इसके पे बात भी करते हैं। हाशमी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे मसूद खालिद साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि इस खित्ते की सूरत हाल के ऊपर वो उनकी क्या राय है। जनरल साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं? कशीदगी तो जारी है ये जंग, और जो ईरान का रद्दअमल है वो डे बाई डे ख़तरनाक हो रहा है। जो जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं वो उसका जो जवाब है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से दे रहे हैं। सरवाइव कर गया ईरान, जो कि तवक्को नहीं की जा रही थी अमेरिकन को, या इसराइल ये नहीं सोच रहा था। आप किस तरह देखते हैं? और अब वाकई में मामला टेबल की तरफ जाएंगे पस से पर्दा, चूँकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ख़ुद अमेरिकन भी ये कह रहे हैं, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं वो भी इस चीज़ के हामी हैं, और जो हमारे माशियात हैं वो भी अमेरिका को यही कह रहे हैं कि आप एक बड़ी माशी जंग की तरफ और बुरहान की तरफ चले जाएंगे अगर ये जंग ना रुकी तो। आप किस तरह देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम जितने भी फरीक हैं जंग में शामिल, और जो फरीक मुतासर हो रहे हैं जंग से, इस आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया इससे मुतासर है। साफ ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल ने तो हमला किया है। जो उनके इनिशियल अहदाफ थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रजीम चेंज करना था, घुटने टेकने थे ईरान ने, ईरान के टुकड़े करने थे, अपने पसंद के लोग वहां पर लेकर आने थे, उनका सारा जो सिस्टम है न्यूक्लियर का वो तबाह बर्बाद करना था, जो पहले भी कर चुके थे पिछले साल, और फिर दोबारा करना था। ईरान की तरफ से यही हदफ था कि इस पूरे जो दौर है इसमें से बखैरियत गुजर जाए, ईरान ना टूटे, यहाँ पर जो हुकूमत है वो कायम रहे। तो इसलिए ये बताने की तो ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि किसने अपने अहदाफ पूरे कर लिए, किसने नहीं किए। अब जो है उनको एक फेस सेविंग चाहिए, उनको इससे जान छुड़वानी है। लेकिन इसराइल का मौक़िफ़ कुछ और है, वो कुछ और करना चाह रहा है। ओवरऑल अब जो मुझे नज़र आया, ख़ासकर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, पहले तो मैं ये आपके तवज्जो से ये बात कर दूं, और ये मेरे ख्याल आपके नाज़रीन को समझ भी लेना चाहिए कि आज की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फॉल्स फ्लैग, प्रोपोगंडा, ये सिक्का राइजल वक्त है। तो हमले कौन कर रहा है, जिम्मे किसके लग रहे हैं, और ये जो बयान आ रहे हैं ये ऊपर से क्या शो कर रहे हैं, अंदर क्या मामला तय हो रहे हैं, इसका तो इदराक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता, अंदाजे लगाए जा सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका इससे जान छुड़ाना चाह रहा है, खासकर उनकी डीप स्टेट और उनकी मिलिट्री जो है। लेकिन शायद थोड़ी सी जिद ट्रंप साहब ने पकड़ी, लेकिन उनको भी एहसास है। लेकिन ट्रंप के साथ एक दो ऐसे लोग हैं उनके वॉर जिनको वो कहते हैं सेक्रेटरी, और लोग जो कि नेतन्याहू की सोच से ज्यादा करीब है, और नेतन्याहू चाहता है कि नहीं, ये तबाह बर्बादी मुकम्मल होनी चाहिए। तो अब मेरा ख्याल उनकी ये कोशिश है कि जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं वो इनके साथ शामिल हो जाएं। उन्होंने इंडिया भी दिया है कि जी जो फलाना हमला हुआ है उसके बाद वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। हालांकि अंदर से उन लोगों को पता है कि वो फलाना हमला किसने किया होगा और किस नीयत से किया होगा। तो इस बात पर ना जाइए कि जो 10 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने एक बयान दिया है, उसके बयान के मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल होने का ये सबूत ही काफ़ी है कि उन्होंने जो मेन चीज़ थी उसका जिक्र ही नहीं किया कि अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया है इसराइल ईरान के ऊपर,
वो गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, उसको नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए हैं, ये बात उन्होंने नहीं की है। और जो बात की है वो आपके सामने है कि जी अगर हम पर और हमले हुए तो हम पर ये हक रखते हैं, वो जवाबी बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी सारे इसमें ड्रामे हैं, काफी सारी इसमें हकीकतें हैं। लेकिन अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जी। जंग स्टेलमेट का शिकार हो चुकी है। स्टेलमेट का शिकार होने का ये मतलब है कि जिनको दुख पहुंचना था पहुंच गया, बहुत पहुंच गया। इससे आगे जब तो तक वो कोई बड़ा जनरल वाकया साहब पेश कहते ना हैं ना, आए कोई डैमेज नया हैज बीन वेपन डन, इस्तेमाल। तो जो डैमेज होना था वो हो चुका है, और जी। शायद अमेरिका अब इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फेस सेविंग वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मसूद खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं। मसूद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। जी शुक्रिया। हाशमी साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, किस तरह देखते हैं ये सारी चीज़ें, जिस तरफ जनरल साहब भी इशारा कर रहे थे, खुद अमेरिका को या तो उनकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं थी, उजलत में उन्होंने ये सब कुछ किया, और ट्रंप तो यू टर्न के भी माहिर हैं, वो निकल आते हैं। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने बयान दिया था कि इतलात थी कि ईरान अटैक करने वाला है, इस वजह से हमने ये अटैक किया था। अब तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और आप समझते हैं कि ऑन टेबल ही चीज़ें होंगी। और अमेरिका खुद ईरान का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो ये कहते हैं कि हम भरोसा नहीं कर सकते इनके ऊपर। ये बातचीत तो करते हैं, और फिर बातचीत हो रही थी, 2 राउंड अच्छे हो गए थे, तीसरे राउंड की तैयारी थी और इन्होंने अटैक कर दिया। तो ये अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? और अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं किसी भी दर्जे पे या बैकडोर पे कोई बातचीत कर भी रहा है, तो ये कितने अथेंटिक होंगे और कितना ट्रस्ट? खुद ज़रा ईरान को तो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो एक तो जो डैमेज हुआ है उसका मदावा किया जाए, और दूसरा ये है कि हम यकीन कैसे करें। जनाब हाशमी साहब। बिल्कुल, आपने जो है वो शुक्रिया दावत के लिए पहले, और आपने इसको जो है वो सही एक यूज़र में बंद किया है। एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मौजूद है ईरान के अंदर, बड़े शदीद किस्म का। जो लास्ट डिप्लोमेटिक राउंड हुआ था, जिसके अंदर एक उम्मीद थी कि एक माहिदा होगा, और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ईरान जो है वो रजामंदी अपनी जाहिर भी कर दी थी। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि अब ये जो जंग है, ये जो 3 रियासतों के दरमियान में, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान में नहीं रही। ये जो है इसने इस पूरे खत्ते को एक जो है वो रीजनल वॉर थिएटर बना दिया है। इसके अंदर जो है वो एनर्जी के जो वसाइल हैं, जिसके ऊपर हमला लबनान से जो प्रॉक्सी ग्रुप्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका, और जो तवील मुद्दती फौजी हिकमत अमली है इसराइल की। बिकॉज इसराइल, आप देखेंगे कि अमेरिका अपनी जो है वो टारगेट अचीव कर, इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपने जो भी उसकी लिस्ट के टारगेट्स हैं वो उसको अचीव करता जा रहा है। और उनके लिहाज से जितनी ये जंग ज़्यादा वसी होती जाती है, वो उनके लिए बेहतर है कि वो अपने वो जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं उनको वो करते रहेंगे। लेकिन आई मस्ट से कि इसराइल ने ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफेंड किया है। आई थिंक सो इतनी एक्सपेक्टेशन ना अमेरिका की थी ना इसराइल की थी कि ईरान इसको इतना लंबा ले जाएगा। और जो मसला मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो काफ़ी ख़तरनाक जहत की तरफ जा रहा ठीक। है। जो तवानाई के ज़राए हैं उनको जो बराह रास्त हदफ बनाया जा रहा है, ईरान के अंदर भी, कतर के अंदर भी, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इकनॉमिक इंटरनेशनली बिल्ड कर रहे हैं। आज जो और कल जो ये गैस फील्ड के ऊपर, साउथ पारस गैस फील्ड के ऊपर ईरान का हुआ है, और जो रास लफान LNG कतर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमला हुआ है, उससे तकरीबन 17 to 20% जो आपकी LNG की सप्लाई है वर्ल्ड की, वो डैमेज हुई है। और कतरीज जो हैं वो इसको फोर्स मेजूर के ऊपर ले गए हैं, जिसके ऊपर जो है वो अपनी लाइबिलिटी से दस्तबरदार हो गए हैं। तो मार्केट्स में कीमतें जो है उसमें बहुत ज़्यादा जंप आ रहा है। तो एक इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, और ये इकोनॉमिक प्रेशर ही मेरे हिसाब में डिप्लोमेटिक ऑफ रैम की तरफ लेके जाएगा, जिसके अंदर ये ममालिक जो बैक चैनल डिप्लोमेसी करेंगे, जिसके अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा, क्योंकि एक वाहिद मुल्क है जिसकी खलीजी ममालिक के साथ भी जो है वो ताल्लुकात बहुत ठीक हैं इस वक्त में। अमेरिका की भी गुड बुक्स में है, और ईरान के साथ भी बैक चैनल राब्ते मौजूद हैं। तो एंड आई थिंक सो मैं इसको पिछली 12 दिनों की वॉर के ऊपर भी लेके जाऊंगा। 12 डे वॉर जो हुई थी के अंदर भी जो है वो आई थिंक सो पाकिस्तान ने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव जो किरदार जो अदा किया था, जिसके ऊपर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो आई थिंक सो इन सब चीज़ों की वजह से एक डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प मिलेगा, जिससे ये मसला हल होगा। आई डोंट नो कि वो अगले हफ्ते में होगा या 10 दिन में होगा। ठीक है।
आशिफ साहब बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, और ये ज़रा किसी हद तक बैक डोर के ऊपर ये बातें हो भी रही हैं। उसको खालिद साहब आप किस तरह देखते हैं ईरान ने जिस तरह इस पूरी जंग को जो उनके ऊपर मुसल्लत की गई और उसका जो सामना किया, और जिस जवाबमर्दी से वो मुकाबला कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट यानी बैक बाउंस कर गया खुद इसराइल और अमेरिका के ऊपर। वो कुछ और चाह रहे थे, हुआ कुछ और है, जिस तरह शुरू में जनरल साहब ने भी फरमाया। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल में? अब तक तो अगर हम फ़ायदा देखें तो रूस को हो रहा है, लोग जो है वो भारत भी और दूसरे ममालिक भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। चाइना को फ़ायदा हो रहा है, जितना अगर खुद यूएस फंसा रहेगा जंगों में तो उसका बराह रास्त फ़ायदा ज़ाहिर है जो चीन है उसको होगा। आप समझते हैं कि अब ये कोई मेजर रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे रशिया और चीन खित्ते के अमन के लिए, क्योंकि अमन भी तो ज़रूरी है। जी शुक्रिया। देखिए बात यह है कि इस वक्त तो सिचुएशन बड़ी फ्लूड है, बड़ी अनसर्टन है, और मतलब कि लम्हे बे लम्हे जो है वो ये तब्दील हो रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या रोल प्ले करेगा, लेकिन एक स्पेकुलेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। और उसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि वॉर फटीग अब जल्द जो है ना वो शुरू हो जाएगी, बल्कि वो नजर आ रही है। अभी तक तो लड़ाई चल रही है क्योंकि पावर डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के ईरान को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने बड़ा हिम्मत से अभी तक मुकाबला किया है, लेकिन जाहिर बात है कि वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है उसके ऊपर प्रेशर है। और इसके मुकाबले में अमेरिका की जो मिलिट्री कैपेसिटी है या इजराइल की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी या मिलिट्री कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो अब ये फैक्टर जो है ना अब ये प्ले करेगा। और इसमें दूसरा जो अहम फैक्टर आ रहा है वो है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब कतर ने आज ये कहा है कि जो उनके गैस फील्ड के ऊपर ईरान ने अटैक किया है उससे कोई तकरीबन 17% जो है वो रिडक्शन होगी प्रोडक्शन में, और उसको 4-5 साल से 6 साल लग सकते हैं उसकी रिकवरी में। तो यानी कि जो बड़ी इकोनॉमीज है जो डिपेंड करती हैं, जैसे कोरिया की इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी है गैस के ऊपर, चाइना की, वो इफेक्ट होंगी। तो अब उनको गैस की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये सारे मसाइल जो हैं इससे प्रेशर बढ़ रहा है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जंग जो है यानी कि एक ऐसे फेज में दाखिल हो गई है कि मेरे ख्याल है कि दोनों फरीक, अगर आप दोनों फरीक से मेरी मुराद ये है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, दोनों फरीक चाह रहे हैं कि कोई फेस सेविंग हो जाए विदाउट ए लॉस ऑफ फेस। तो अब वो कैसे होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जिस तरह उनकी शख्सियत है वो बड़े बड़े थ्रेट्स बहुत देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, उसके बाद यू टर्न भी ले लेते हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल उड़ा दूंगा पारस की जो फील्ड है अगर ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया तो। लेकिन ये प्रेशर उनके ऊपर भी काफी बढ़ रहा है, और बेसिकली अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। इजराइल जो है चाह रहा भी इसको और तूल दे। अब इसमें आप सही फरमा रहे हैं कि रूस का फायदा ये हो रहा है, जो थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, कि रूस को तेल की इजाजत मिल गई है तो रूस तेल बेचेगा, और उसको यूक्रेन जंग की वजह से वैसे भी पैसे की जरूरत है तो वो तेल से कोई आमदनी उसकी हो जाएगी। चाइना का मसला ये कि चाइना तो 85 से 90% जो है वो तेल और अपनी ऑयल सप्लाईज जो है, गैस सप्लाई वो यहाँ से लेता है, तो ये खासतौर पर तेल मिडिल ईस्ट से। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो बंद हो चुकी है, तो ये अगर ज्यादा देर चलती है, बंद रहती है, तो वो तो चाइना की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर खासा असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने रिन्यूएबल्स पे बड़ा काम किया है। तो मेरा मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, छोटे ममालिक सब जो है इस एक उसपे स्पिन में आ गए, और अभी हमें पता नहीं है कि सूरत हाल जो है क्या शेप इख्तियार करेगी। बेहतर यही होगा, आज यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये जंग फौरन बंद करें। अमेरिका को भी कहा है, इजराइल को भी और ईरान को भी कहा है कि आप जो है वो टारगेट ना करें जो अपने नेबरिंग कंट्री। देख मैं ये समझता हूँ कि वैसे ईरान ठीक है अपने दिफा में ये कर रहा है, लेकिन जो उसको नुकसान पहुंच रहा है ना, वो उससे जो उसको थोड़ी बहुत हमदर्दी होनी थी
इन गल्फ कंट्रीज से मिलती, जी जी वो खो रहा है, वो खो रहा है। तो ये ईरान का नुकसान है जिसका लॉन्ग टर्म में उसको मेरे ख्याल में लॉस होगा। तो देखिए अब क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह सूरत हाल जो है आगे बिल्कुल evolve ठीक है, होगी। बिल्कुल ठीक है। सारा आप कुछ डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर। जी जी लेकिन जन साहब आप किस तरह देखते हैं जो बात ये कर रहे थे जनाब मसूद खालिद साहब भी, अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि अब अमन ओमान की तरफ ये रीजन जाए, उसमें खुद चाइना का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाकिस्तान का और ख़ासतौर पे रशिया का? ये देखें, एक्सीलेंसी ने जो चीज़ें कवर की हैं उसके अलावा जो रशिया को दो और फवायद हैं। एक तो ये कि इस जंग की वजह से एक खलीज पैदा हुई है अमेरिका और यूरोपियन पार्टनर्स के दरमियान, कि जिस तरीके से यूक्रेन में ये इकट्ठे रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, इस जंग में आपने नोट किया होगा कि यूरोपियंस ने इनकार किया है इस तरीके से अमेरिका का साथ देने से जैसे कि वो चाह रहे थे। और दूसरा ये कि साफ ज़ाहिर है कि यूक्रेन से तवज्जो भी ज़रा बटेगी। तो ये दो फायदे मजीद हैं उसके अलावा जो जिक्र किया है एक्सीलेंसी ने। उसके अलावा चीन तो ये है, देखें चाइना के बारे में तो आप जानते हैं कि वो उनकी सटल है बहुत डिप्लोमेसी, बहुत तहम्मुल मिजाज है, ओवरऑल उनका जो एटीट्यूड है। तो वो तो ये सोच रहे होंगे कि अगर दुश्मन कोई गलती कर रहा है तो करने दो, हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें। ये एक मशहूर मकूला है अंग्रेजी का। तो वो तो मेरा ख्याल जितना नुकसान अपने आप को पहुंचाए अमेरिका, जितना खलीज बढ़े यूरोप और अमेरिका के दरमियान, चीन के फायदे में है। बाकी ठीक। ये बात दुरुस्त है कि नुकसान तो सभी को और चीन को खासकर ये जो मामला है उस तरीके का। इसमें सिर्फ जो एक तो होता है ना मंतकी तौर पे कैसे चीजें चलनी चाहिए, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी उनको अभी जंग को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं जिनकी जिद और अना जो है इस जंग को आगे ले जा सकती है। अलबत्ता अगर जब भी ये जंग खत्म होती है और जन साहब आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, अपने लेकिन आप को जिनकी रख अना है आप नहीं समझते उनके ऊपर भी अब प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, और खुद नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर तो है ही। जी। तो इसमें ऐसे है कि अमेरिका को तो आदत है वो जी जी तो डिफीट बर्दाश्त कर लेते हैं। उन्होंने वियतनाम में भी की है, अफगानिस्तान में भी की, और भी नहीं है। तो उनका मानना ज्यादा मुश्किल है, ये अमेरिका का मानना आसान है। एक बात जो मैं आखिर में करता चलूं आपके ब्रेक से पहले, कि मेरे अपने ख्याल में अगर ईरान सही साल में इसमें से निकल गया तो मुस्तकबिल में ईरान को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। वो हम फिर बाद में बात कर सकते हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि फ़ायदा होगा, और ऑलरेडी बेहतर पोजीशन में है खुद ईरान भी इस वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मज़ीद मुश्किल वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से, और पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसन हाशमी साहब, गुफ्तगू अब सुन रहे थे ब्रेक से पहले जब आप बात कर रहे थे, अब ज़ाहिर है डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, और अगर हम इस पूरी जंग की कैलकुलेशंस करें तो माशी तौर पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस नुकसान से सिर्फ कोई ईरान या ये ख़ित्ता नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अब समझते हैं कि लॉबिंग, डायलॉग, और चूँकि दो आलमी जंगें इससे पहले हो चुकी हैं, और फिर छोटी मोटी जंगें भी हों, मसले तो टेबल पे ही आकर हल होते हैं। तो अब कोई मस्बत पेशरफ्त होगी अगले कोई चंद दिनों में? जी बिल्कुल, जैसे मैं तो इसको देखता हूँ कि ऑब्वियसली अगेन जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा था स्पेकुलेटिव है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि कुछ दिनों में, हफ्तों में, क्लोज महीनों में नहीं, हफ्तों में एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। बिकॉज फटीक भी बहुत ज़्यादा है, और एक इकोनॉमिक जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। हमें उसका इकोनॉमिक प्रेशर को समझने के लिए ये करना पड़ेगा कि जब ऑयल की कीमत बाकी मरवी दुनिया के अंदर जो बढ़ती है, तो वो सिर्फ आपकी जो पॉकेट है उसको वो सिर्फ फॉर दैट ऑयल फिल करने के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही, वो आपके हाउस रेट्स को इंटरेस्ट जो है वो कर रही है। जब आपका रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, जब आपके जो फार्मर्स हैं वो उसको नहीं कर पा रहे, तो वो प्रेशर बिल्ड करते हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, जो इंटेल आगे जाके अमेरिका के ऊपर और जो है वो प्रेशर आएगा। सो इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है,
इधर भी जिधर मैं मौजूद हूँ और जितने लोगों और जितनी हुकूमती उनसे जब मैं बात करता हूँ तो जी। वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंट से जो है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर ले रहे हैं। तो आई थिंक सो जो है वो एक ये जो चीज़ है ये एक ऑफ रन के ऊपर बढ़ेगी, लेकिन इसके अंदर जो बहुत मेन किरदार है वो बड़ी कुवतों को अदा करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है वो चाइना भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, जिनकी ईरान के साथ जो है वो एक ट्रेड मौजूद है। जो ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना एंड रशिया। सो उनके कहने की अब वो कब इन्वॉल्व होंगे, किस जगह पे जाके इन्वॉल्व होंगे, जब जो है वो एक ऑफ रैंक जो है वो मिल सकेगा, ठीक। और पाकिस्तान जी भी अपना किरदार अदा करेगा उस ऑफ रैंक के लिए भी। बट नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली इस वक्त दुनिया जो है वो कर रही है, स्पेशली जो कतर वाला है दैट इज़ अराउंड $20 बिलियन जो है वो उसका जो है वो एनुअल नुकसान हो सकता है, सिर्फ ये जो एक हमला जो है इस सिर्फ LNG प्लांट के ऊपर हुआ है, जो 17% अगले 3 से 5 साल बंद रहेगा। ठीक है। मसूद खालिद साहब, देखते हैं पाकिस्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा। और ज़ाहिर सालिसी अब पहले हमने देखा ओमान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, लेकिन अगेन आप डिप्लोमेटिक फोरम्स और नॉर्म्स को जानते हैं। जिस तरह इसराइल और अमेरिका ने धोखा दिया है, तो अब ट्रस्ट का इशू आ रहा है। आप समझते हैं कि कुछ सालिसी के लिए कुछ पाकिस्तान या कोई दूसरा मुल्क मुमकिन है कि वो सालिस बन के इस जंगबंदी करवा सकें और मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पाकिस्तान तो पहले से कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान को भी कन्वे किया, जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है सऊदी अरब के साथ, और इसी तरह जो वजीर आजम है, वजीर खारजा हैं, उनका मुसलसल राब्ता है गल्फ कंट्रीज के लीडर्स के साथ। आज भी बात हुई है। तो मेरा मतलब पाकिस्तान तो यही चाह रहा है कि अमन हो, क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट जो है वो अमन और सलामती में इस खित्ते में। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान के लिए अकेले शायद कुछ करना मुमकिन हो, क्योंकि हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें चंद और मुबारक जैसे तुर्की है और जो इफेक्टेड कंट्रीज है गल्फ कंट्रीज भी, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बाहर अमेरिका के ऊपर तो है, तो वो भी ये चाह रहे हैं कि कोई मामला जो है वो तय हो। तो ये चंद ममालिक, हम इस्लामी ममालिक और मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, इनके साथ मिल के जॉर्डन वगैरह, अगर हम अमेरिका को ये कन्विंस कर सके कि भाई कोई किसी किस्म का आप यानी कि ये एक तो मतलब एक पैकेज अनाउंस करें या इस किस्म की चीजें करें जिससे ईरान को ये अश्योर्स मिले और वो निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। तो ये जरा है मुश्किल मामला, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि वॉर फटीक शुरू होगी और इकोनॉमिक प्रेशर जो बढ़ रहा है और प्रेशर जो है गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी बढ़ रहा है सॉरी, मेरा गला खराब है। तो ये चीज जो है ये सब मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होके ये फैक्टर्स जो है, हो सकता है इसमें चीन और रूस जो है वो भी अपना किरदार अदा करे। बहरहाल दे आर बिग कंट्रीज, बिग पावर्स। तो अमेरिका के ऊपर जब ये कंबाइंड प्रेशर आएगा तो शायद कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त हो। वो कि इसराइल जो है वो यही चाह रहा है कि जितना नुकसान लंबा खींचने से हो सकता है ईरान का हो जाए और ईरान को इतना वीक कर दिया जाए। ईरान को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी इसमें, क्योंकि ईरान के लिए भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ईरान बड़ा इसमें ईरान की जो आप बात कर रहे हैं, कराची में आज हमारी ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात भी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह पैगाम है उनका कि अगर हमारी लीडरशिप जिस तरह चुन चुन के मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर लीडरशिप हमारी गई, हम और ज़्यादा मजबूत हुए, सेकंड ईयर लीडरशिप गई, हम और ज़्यादा मजबूत हुए, थर्ड ईयर लीडरशिप भी जाएगी तो हम और ज़्यादा मजबूत होंगे। इस चीज़ को समझना होगा खुद अमेरिका और इसराइल को भी कि नज़रिए की जंग हम लड़ रहे हैं और शायद आज से कोई महीना 2 महीना पहले सूरत हाल कुछ और थी। अब तो हमें ये सारी चीज़ें, ये शहादतें हमें और मजबूत बना रही हैं। तो जब वो इस एलिमेंट के साथ और इस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो शायद यही वो ताकत है जो ईरान को इस वक्त मिल रही है। और अवामी सतह पे अगर हम देखें तो बड़ी पजीराई उनको मिल रही है और पैनिक नहीं कर रहा है खुद ईरान एज नेशन। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, अभी जज्बा है तो लड़ रहे हैं ना। लेकिन बात यह है कि आर्सनाल जो होता है, जो आर्म्स इक्विपमेंट होते हैं, उसकी भी तो डिप्लीशन होती है।
अब अगर ईरान ये इसी तरह तूल देना चाहेगा जंग को, तो फिर तो अमेरिका के सदर जो है उनकी तो बड़ी सुपर ईगो है। वो तो आपको पता है कि वो तो हर बात पे यानी कि वार्निंग्स देते हैं और थ्रेट्स देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज इजराइल भी चाह रहा है। तो अगर ये दोनों पार्टीज ने एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया तो फिर तो ये वॉर और चलेगी और इसका नुकसान सारी दुनिया को पहुंचेगा, उन कंट्रीज को पहुंचेगा जो गल्फ कंट्रीज हैं सारे। इसमें मसूद साहब, वो अमेरिका खुद ईरान ये कह रहा है ना कि आप रोकें, हम तो पहल नहीं कर रहे। हर नए अटैक के ऊपर वो उसका रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि अब कल अटैक नहीं होगा तो ईरान खुद से अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर वो निशाना बना रहे हैं तो उसका वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो इनिशिएटिव तो इनको लेना होगा। जी, अमेरिका तो शायद रुक जाए, लेकिन इजराइल नहीं रुकना चाह रहा ना। अभी देखे ना, वो भी थोड़ा सा इख्तिलाफ सामने आया। वो दोनों की जिम्मेदारी तो ज़रा दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल बनती है जिम्मेदारी, जिन्होंने वॉर शुरू की उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, जाहिर बात है। ना कोई बैनुल अक़वामी कानून है, ना कोई और चीज है। हर चीज यानी कि उन्होंने टारगेट करके इनके लीडर्स को शहीद किया है, तो मतलब जाहिर बात है जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को वीकर इतना कर दो, इतना कमजोर कर दो कि ये बोले ना, ठीक। तो अब ये गेम चल रही है ना, लेकिन साथ साथ वॉर फटीग भी सेटेड हो रही है। तो अब देखते हैं कि कहाँ यानी कि इसको बैलेंस कहाँ मिलता है सारी चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाशिमी साहब। एक तो ये कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखा जा रहा था और ज़रा प्लान है पूरा जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, आज हमारी ईरानी कौंसलेट से मुलाकात भी हुई। वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसको किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देंगे और ये ज़रा हमारा एक नज़रिया है, हम खड़े रहेंगे, मर जाएंगे, शहादतें देते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बैकफुट पे नहीं जाएंगे। और ये डैमेज जो हुआ उसका भी मदावा खुद इजराइल और अमेरिका करें, और दूसरा ये है कि बैकफुट पे हम नहीं जाएंगे, वो स्टेप डाउन करें तो हम भी ये सारी चीज़ें रोक देंगे। ये एतमाद साजी कैसे मुमकिन होगी? आप ज़रा लॉबिंग को और इन चीज़ों को समझते हैं, तो कोई इनिशिएटिव हो सकता है? एग्रेशन बहुत है खुद ईरानी क़यादत में भी और नेशन में भी। बिल्कुल, जो ईरान के साथ सूरत-ए-हाल चल रही है उसमें एग्रेशन होना ऑब्वियसली बनता है। उनकी जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप जो है वो शहीद हो रही है। मैं जो देखता हूँ कि ईरान के अंदर जो है वो जो अली ख़ामनेई साहब के बाद जो सबसे बड़ा जो नुकसान ईरान को हुआ है वो अली लरजानी साहब की जो शहादत हुई है उससे हुआ है। बिकॉज बहुत जो है वो हाशिमी साहब, उनके लिए कहा यह जा रहा है और खुद उनकी पहले स्टेटमेंट्स भी थी कि वो यूँ समझ लें कि इस पूरे सिस्टम का एक फेज थे, पोस्टर बॉय थे यूँ कह लें आप। तो पूरा सिस्टम उन्होंने ये मैनेज करके रखा हुआ था। लेकिन उसी के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि इनके जाने के बावजूद, ठीक है, जो रशिया को भी इंगेज कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज़ को भी वो इंगेज कर रहे थे टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिस्टम इतना हमारा सोशली और बाकी सिस्टम के ऊपर खड़ा है कि नुकसान नहीं होगा, हम इसको कवर कर लेंगे। जनाब, दरअसल मसला ये होता है कि जो है वो एक नज़रिया तो सेम रहता है, लेकिन जब बंदे चेंज होते हैं, जब लीडरशिप चेंज होती है तो एक इम्पैक्ट तो आता है। जी, इम्पैक्ट तो आता है। ही वॉज ए पर्सन जिसके एक अपने पर्सन लेवल के भी जो है वो डिप्लोमेटिक कनेक्शन भी थे। अब उनकी जगह जो आए हैं हुसैन देगान, जो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ही हैज़ अ डिफरेंट अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ड लाइन्स जो है वो सोच है। तो जो बदला जो है वो जैसे ही अटैक होता गया, आपने देखा कि उन्होंने अटैक किया, ट्रंप ने जो है वो एक ट्वीट किया कि इसके बाद जो है वो दोबारा अटैक नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोबारा फिर जो है वो अटैक किया LNG। इसमें हाशिम साहब, चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप नहीं समझते कि यही वो खुद माफ़ कीजिएगा ईरान की कामयाबी है कि वो बैकफुट पे नहीं गए? अगर वो डर जाते और बैकफुट पे चले जाते तो शायद आज सर्वाइव भी ना कर पाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए जब आप इतनी बड़ी पावर्स के साथ कर रहे हैं, तो अगर आप बैठ जाएंगे तो सर्वाइवल हो नहीं सकेगा। तो ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव किया, लेकिन इस खत्ते के लिए, लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो और इस रीजनल वॉर को वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए जो हम सबको चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मशरिक़ वस्ता के हवाले से और ख़ासतौर पर ईरान का जो एक रद्दअमल आ रहा है और शदीद रद्दअमल आ रहा है, उसने
अपने से कहें 10 गुना बड़ी ताकतों को बैकफुट पे कर दिया। और उसकी वजह यह है कि उनके अंदर जो जज्बा ईमानी है और जिस तरह वो इस जज्बे के साथ और शहादत के जज्बे के साथ सरशार होकर लड़ रहे हैं, ये काबिल दीदनी है। और वक्त बताएगा, तारीख़ लिखेगी कि किस तरह बहादरी से ईरान ने मुकाबला किया था अपने से 10 गुना बड़े दुश्मनों का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।